हेलो गाइस, आई एम योर फ्रेंड एंड एफएसएसए गाइड सागर शिर्के साइनिंग इन। एंड आज हम देखने वाले हैं कि एफएसएसए गाइड की एक्सप्लेन की हुई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो आईपीआर है उसके अनुसार इंडिया में क्या क्या राइट्स है, इंटरनेशनल क्या क्या राइट्स है। आज हम उसके बारे में पूरे का पूरा डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई एम योर होस्ट एंड एफएसएसए गाइड सागर शिर्के। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट स्लाइड जो कि इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मींस, तो आप जानते हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी अराइजेस फ्रॉम द ह्यूमन इंटेलेक्ट। जो ह्यूमन के इंटेलेक्ट के थ्रू जो प्रॉपर्टी आई है उसे बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन क्रिएशन। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्राइजेस टू डिस्टिंक्ट फॉर्म्स। फर्स्ट है लिटरेरी जो प्रोडक्शन है वो, एंड देन सेकंड है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। ठीक है। जो लिटरेरी और जो आर्टिस्टिक वर्क है, सो इसके अंदर बुक्स, पेंटिंग, म्यूजिकल कंपोजिशन, प्ले, मूवीज, रेडियो, टीवी प्रोग्राम्स, परफॉर्मेंस एंड ट्रेड सीक्रेट्स, ट्रेडमार्क, पेटेंट प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट। ठीक है। और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के अंदर क्या आता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके अंदर क्या आता है कि डिस्क्राइब्स फिजिकल मैटर्स दैट is the product of an idea or concept for commercial purpose or the artistic work they are protected। ठीक है, तो ये है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में कुछ ओवरऑल इन्फॉर्मेशन। तो चलिए हम आगे आगे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ आईपीआर के अंदर क्या क्या आता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर टाइप्स आते हैं पेटेंट, सेकंड कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट, ट्रेडमार्क एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, तो ये जो पांच है वो आईपीआर के अंदर टाइप्स आते हैं। उसके बाद है पेटेंट। तो देखिए फर्स्ट जो है वो पेटेंट, उसके अंदर क्या है, अ पेटेंट इज अ राइट ग्रांटेड बाय अ गवर्नमेंट टू एन इन्वेंटर to giving the owner right to exclude others from manufacturing, uses or selling an invention for which a patent has been granted। ठीक है, तो जिसको पेटेंट ग्रांट किया है तो गवर्नमेंट उसको ही वो एक्सक्लूडेड राइट देती है टू मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग एन इन्वेंशन फॉर दैट पर्टिकुलर इन्वेंशन। ठीक है। तो देखिए अब पेटेंट इज अ पर्सनल प्रॉपर्टी। पर्सनल प्रॉपर्टी होती है विच कैन बी लाइसेंस, इसको लाइसेंस किया जा सकता है और इससे ये बेची भी जा सकती है पर्सन टू ऑर्गेनाइजेशन या फिर पर्सन टू पर्सन। तो ये चीज है। एंड उसके बाद देखिए फॉर एग्जांपल अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो था, उसके उन्होंने जो टेलीफोन एल्स पेटेंट किया था फॉर टेलीफोन। सो दिस गिव हिम राइट टू प्रोटेक्ट टू प्रिवेंट हिज इन्वेंशन फ्रॉम अदर मेकिंग और सेलिंग टेलीफोन एल्सवेयर। ठीक है। तो ग्राहम बेल ने जो पेटेंट किया था तो उसके हिसाब से उसे वो ग्रांट मिला था कि वो अपने हिसाब से उसे सेल करना, बनाना वो अपने हिसाब से कर सकता है। तो देखिए आईपीआर की इंडिया के अंदर हिस्ट्री क्या है। तो अगर इंडिया के अंदर अगर हम हिस्ट्री देखेंगे तो देखिए इंपॉर्टेंट बात है कि इन 1856 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द एक्ट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेंशन। दिस एक्ट बेस्ड ऑन ब्रिटिश पेटेंट लॉ 1852। तो आपको मालूम है 1856 में ही ये इन्होंने ब्रिटिशर्स ने किए क्यों लॉ लॉ लाया। ठीक है, क्योंकि इंडिया के अंदर कोई भी ये बना ना पाए, इसके लिए उन्होंने ये लॉ लाया था 1856 में। और रिवॉल्ट हुआ था 1857 में। ठीक है, तो ये याद रखना। नहीं, ये तो हिस्ट्री की बात है, याद मत रखना, याद रखना आपके लिए। So and then currently operated patent act, the Indian Patent Act 1970 was introduced in the Parliament in 1965, was modified in 1967 and was passed in 1970। ठीक है, तो 1965 में मॉडिफाई किया, पार्लियामेंट में लाया गया, 1967 में वो मॉडिफाई करके पास किया गया 1970 में। तो ये हिस्ट्री है इंडिया में, तो मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री है। तो दिस एक्ट इज अ फर्दर अमेंडेड इन 2005। ठीक है, तो 2005 के अंदर वो अमेंड किया गया। द पेटेंट्स ग्रांटेड अंडर द एक्ट आर ऑपरेटिव इन द होल ऑफ इंडिया एंड टर्म ऑफ ए पेटेंट इज 20 ईयर्स। तो ये 20 ईयर्स की पॉलिसी रहती है कि जो भी पेटेंट ग्रांट करेगा उसको 20 ईयर्स के लिए ये पेटेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये है। तो रिक्वायरमेंट ऑफ पेटेंट्स क्या है, तो देखिए पहली बात तो है नॉवेल्टी, नया होना चाहिए। द इन्वेंशन शुड बी न्यू एंड शुड नॉट बी ऑलरेडी नोन टू पब्लिक। तो पब्लिक के लिए नोन नहीं होना चाहिए। इन्वेंटिवनेस होना चाहिए कि इसके अंदर कुछ इन्वेंशन होना चाहिए, जिसके अंदर अगर एग्जिस्टिंग कोई प्रोडक्ट है तो उसके अंदर इन्वेंशन होना चाहिए, तो इसको इन्वेंटिवनेस होना चाहिए। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए, जैसे कि वो इंडस्ट्री के अंदर यूज होना चाहिए या फिर एक बड़े मात्रा में उसका उपयोग होने के लिए उसका बनाया गया हो, ऐसा एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन उसका होना चाहिए। द सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ द पेटेंट मस्ट हैव एन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एंड दिस एप्लीकेशन शुड बी यूजफुल टू पीपल। पीपल्स के लिए यूजफुल होना चाहिए, ऐसा ही एक एप्लीकेशन बनाना है। मतलब एप्लीकेशन मतलब ये होना चाहिए आपकी चीज। पेटेंटेबिलिटी होनी चाहिए, द सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ द पेटेंट मस्ट बी पेटेंटेबल अंडर एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ कंट्री।
ठीक है, कि जो पेटेंट हो सके यहाँ पर। जैसे कि अगर कोई बोलेगा कि यहाँ की हवा साफ है, तो ये हवा शायद मैंने डिस्कवर की है कुछ जगह की, तो इसके ऐसा नहीं होता, किसी भी चीज को पेटेंटेबल नहीं बनाया जाता, वो चीज भी पेटेंटेबल होनी चाहिए। आइडिया जो होती है वो, अगर कोई एग्जीक्यूशन उसका हो नहीं सकता और सिर्फ वो आइडिया एक पेटेंटेबल नहीं है, तो उसके ऊपर नहीं, वो पेटेंटेबल ऐसा नहीं होता। कि अगर कोई बोलेगा कि हम जाके सैटर्न पे ये करेंगे, अपने लोगों को भेजेंगे, उनको जिंदा रखेंगे, तो वो पेटेंटेबल नहीं, वो नहीं हो सकता। तो कुछ आइडिया जो हो पेटेंटेबल होनी चाहिए, कुछ रियलिस्टिकनेस उसके अंदर होना चाहिए, जो लोगों के यूज में हो, और उसका कमर्शियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब इंडस्ट्रियल यूज के अंदर वो आ सकता है। ऐसे पेटेंटेबल उसकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। उसके बाद है डिस्क्लोजर। तो देखिए, द इन्वेंटर इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब इट्स इन्वेंशन इन सफिशिएंट डिटेल सो दैट अ पर्सन ऑफ फॉर्म नॉर्मल स्किल इज एबल टू यूज दिस इन्वेंशन। तो देखिए, तो नॉर्मल जो बंदा है वो यूज कर सके, ऐसे इन्वेंशन की कैपेसिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट्स है पेटेंट के लिए। उसके बाद देखिए, पेटेंट ऑफिस इन इंडिया। तो देखिए, अगर देखा जाए पेटेंट ऑफिस जो इंडिया के अंदर है, उसके अंदर जो एक ऑफिस है, हेड ऑफिस, जो कोलकाता के अंदर है। उसके अंदर ब्रांचेस है अलग अलग, जो मुंबई, दिल्ली और चेन्नई के अंदर है। ठीक है, द पेटेंट ऑफिस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, उसी के अंदर ये पेटेंट ऑफिस आती है। ठीक है, ईच ऑफ द ब्रांच ऑफिसेस हैव देयर ओन फिक्स्ड टेरिटरी and accept application forms from areas lying within its geographical limits। तो जो geographical limits है, उसके अंदर वो ब्रांच के अंदर वो आना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए वो देखिए, चार इंडिया के चार बाजू में वो चार ऑफिस दिए गए हैं। कोलकाता में एक बाजू दिया गया है। ठीक है, जो इस साइड इंडिया की है, वेस्ट बंगाल के अंदर इस साइड है, वेस्ट बंगाल में पॉकेट। उसके बाद है मुंबई है, दिल्ली है, चेन्नई है, तो ऐसे है। तो इसके इससे जियोग्राफिकल एक लिमिट्स दिया गया है। तो उस जियोग्राफिकल आप चेक करना कि आपका किस जियोग्राफिकल लिमिट के अंदर आपका ऑफिस आता है, तो उसी ऑफिस में आपको जाके अप्लाई करना है, या फिर वहीं पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके बाद देखिए, पेटेंट अप्रूवल प्रोसेस क्या होती है। पेटेंट अप्रूवल प्रोसेस होते हैं, वो बहुत कम लोगों को मालूम होते हैं, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मालूम होना चाहिए काफी सारे लोगों को। स्टेप वन है, कलेक्ट ऑल द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट योर इन्वेंशन एंड मेक अ डिटेल डॉक्यूमेंट फाइल। डिटेल डॉक्यूमेंट फाइल करनी है आपको, आपके पास जो भी आपका इन्वेंशन है। और स्टेप टू के अंदर है, ट्राई टू इंक्लूड सम चार्ट्स, ग्राफिक्स एंड अदर सच आइटम्स। दिस विल मेक योर एप्लीकेशन मोर इनोवेटिव। आपका एप्लीकेशन मोर इनोवेटिव बने, ऐसे कुछ ग्राफिकल और चार्ट्स उसके अंदर होने चाहिए। ठीक है, तो वो ट्राई करना ज्यादा से ज्यादा कि वो ऐड हो सके। ठीक है, उसके बाद है, चेक द इंडियन पेटेंटेबल क्राइटेरिया एंड एडवांस ओपिनियन। ठीक है, तो उसके ऊपर थोड़ा ये करना। ठीक है, ट्राई करना। उसके बाद हम चेक कर सकते हैं कि थोड़ा ज्यादा ही ये हो गया। तो हम इसे एडजस्ट करेंगे, जैसे था, सॉरी, हम इसे एडजस्ट करेंगे। तो ये जो तीन स्टेप अभी मैंने बताई आपको। चौथे स्टेप है, इफ पेटेंट इज satisfied with opinion and review, he will ठीक है, अभी आपको शायद अच्छा दिखाई दे रहा होगा, तो आप ट्राई करना कि इफ पेटेंट इज satisfied with the opinions and reviews, he can go for, इफ द पेटेंट जो है, अगर वो ये है, ओपिनियन अगर सेटिस्फाइड लगी रिव्यूअर को, तो डेफिनेटली देखिए, इफ पेटेंट इज सेटिस्फाइड विद ओपिनियन एंड रिव्यूज, ही कैन गो फॉर फाइलिंग प्रोसेस। उसके बाद फिफ्थ स्टेप है कि एन एप्लीकेशन फॉर पेटेंट इज रिटन एंड इज फाइल्ड एट द पेटेंट ऑफिस, फाइलिंग डेट इज इशूड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्दर अप्रूवल प्रोसेस। ठीक है, जो फाइलिंग डेट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि फाइलिंग डेट से लेकर वो उनका होता है 20 ईयर्स के लिए, वो एक इम्पॉर्टेंट डेट होती है कि, और फाइलिंग डेट से अभी आपको पता चलेगा कितने दिनों के अंदर गवर्नमेंट को भी, जो ऑफिसर्स है उसको, उनको भी रिप्लाई देना पड़ता है। तो इसलिए फाइलिंग डेट जो हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद व्हेन पैटेंट एप्लीकेशन इज फिल्ड एंड ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आर अटैच्ड, पब्लिकेशन ऑफ पेटेंट इज डन विद इन 18 मंथ्स ऑफ फाइलिंग डेट। तो देखिए, जो पब्लिकेशन डेट है पेटेंट इज डन विद इन 18 महीने के अंदर अंदर, जो फाइलिंग है डेट, वो
ये करनी है, ठीक है। तो ये पेटेंट अप्रूवल की प्रोसेस का एक चार्ट हो गया। सेकंड देखते हैं स्टेप 7। एग्जामिनेशन ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन इज डन बाय पेटेंट एग्जामिनर एंड इफ इट इज फाउंड टू बी patentable, a first examination report is created which retain the related and similar data of the invention applied for। तो देखिए जो भी जो सिमिलर इंफॉर्मेशन जो अप्लाइड की गई है तो वो भी होनी चाहिए। Patent application is done by the patent examiner, and if it is found to be patentable, a first examination report is created which contains the related and similar data of the invention applied for। ठीक है। तो पेटेंट ऑफिसर जो होता है एग्जामिनर उसका एक रिपोर्ट बनाता है, वो रिपोर्ट होता है 7 स्टेप। 8 स्टेप होता है एग्जामिनेशन report gives a chance to public to raise an objection, and also it gives a chance to patentee to interact with public about his invention। So if any such objections are raised, patent professionals can help in tackling the problem। तो ये 8 स्टेप है कि पब्लिक किया जाता है, पब्लिक के लिए ऑब्जेक्शन के लिए उसके लिए वो रिपोर्ट दिया जाता है कि लोग इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस ले लें। ठीक है। उसका 9th स्टेप है पेटेंट इज ग्रांटेड इफ द इन्वेंशन इज फाउंड टू बी मीटिंग ऑल द स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स ऑफ पेटेंटेबिलिटी। अगर कोई क्वेरी रेज नहीं करता तो डेफिनेटली ऑब्जेक्शन रेज नहीं करता तो पेटेंट होता है वो ग्रांट किया जाता है पेटेंट एप्लीकेंट को। ठीक है। उसके बाद रिन्यूअल प्रोसेस भी होती है कि जैसे कि आपको मिला आपको वो पेटेंट, तो गवर्नमेंट फी फॉर फाइलिंग अ पेटेंट एप्लीकेशन इन इंडिया इज 750 रुपीज फॉर इंडिविजुअल एंड 3000 रुपीज फॉर एंटिटीज। ठीक है। तो a patent is valid for 20 years from the date of filing and a patent must be renewed after specific period के बाद वो renew करना पड़ता है of time by paying renewal fees। ठीक है। और withdrawal of patent, अगर आपको पेटेंट विड्रॉ करना है तो if a patentee wants to surrender his patent he must inform it to controller who shall publish withdrawal and notify every person in relation with the patent। तो पेटेंट के रिलेशन में जो भी लोग हैं, अगर आपने पेटेंट किसी को बेचा या फिर उसके लाइसेंस अगर बेचा है तो वो हर रिलेशन पर्सन को आपको पेटेंट विड्रॉ कर रहे हैं उसकी प्रोसेस फिर उसकी इंफॉर्मेशन आपको देनी है। उसके बाद पेनल्टीज, रिफ्यूज टू शेयर इन्फॉर्मेशन विद अथॉरिटीज 1000 रुपीज फाइन है अगर अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन अगर देने से मना किया तो। उसके बाद है मिस यूज ऑफ वर्ड पेटेंट, अ पेटेंट ऑफिस इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 ईयर और फाइन और बोथ दोनों भी हो सकता है। अनऑथोराइज्ड क्लेम अगर करता है ऑफ पेटेंट राइट्स तो फाइन 500 रुपीज है। अगर फॉल्स डिटेल्स ऑफ एंट्रीज इन रजिस्टर एंड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स फाइन फॉर इम्प्रिजनमेंट और 1 ईयर और बोथ, मतलब दोनों भी हो सकते हैं फाइन और both। तो ये चीजें पेनल्टीज होती है इसके अंदर भी। तो कॉपीराइट अगर देखा जाए तो सम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आर नॉट पेटेंटेबल, दे आर प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बुक कैनॉट बी रिप्रिंटेड और रिप्रोड्यूस विदाउट रिटन परमिशन फ्रॉम कॉपीराइट होल्डर। तो ठीक है, तो वो नहीं हो सकता। द कॉपीराइट ऑफ द बुक मे बी हेल्ड बाय द ऑथर और एडिटर और पब्लिशर। तो ठीक है, तो ये एक चीज है। उसके बाद है द इंडियन कॉपीराइट एक्ट जो 1957 में किया था, वाज अमेंडेड इन 1982 और 1984, 1992, 1994 एंड 1999। तो ये जो है द इंडियन कॉपीराइट एक्ट, ये अमेंड किए हुए वो फॉलो होने चाहिए कॉपीराइट के लिए। उसके बाद ट्रेड सीक्रेट्स क्या है, द प्राइवेट प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन दैट बेनिफिट्स द ओनर इज कॉल्ड ट्रेड सीक्रेट। ठीक है। द ट्रेड सीक्रेट कंसिस्ट ऑफ अ फॉर्मूला डिवाइस आइडिया विच जनरली नॉट नोन टू पब्लिक, जो पब्लिक के लिए नोन नहीं है उसे वो वो ट्रेड सीक्रेट कंसिस्ट किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद इंडिया डज नॉट हैव अ ट्रेड सीक्रेट, इट्स ओनली अलाउ टू कंपनी टू रजिस्टर्ड एंड प्रोटेक्ट द डिटेल ऑफ फॉर्मूला। तो फॉर्मूला की जो डिटेल है उसे प्रॉपर उसे जो है वो गवर्नमेंट अलाउ करती है प्रोटेक्ट करने के लिए अंडर ट्रेड सीक्रेट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रेडमार्क। अगर ट्रेडमार्क के अंदर देखें तो ट्रेडमार्क कैन बी अ वर्ड, नेम, ब्रांड, सिंबल, लेबल एक्सेट्रा यूज्ड बाय कंपनी टू क्रिएट अ यूनिक आइडेंटिटी फॉर देयर प्रोडक्ट। A trademark helps consumer to identify and choose between products, services
based on their reputation and quality. उसके बाद है the registration validity is for 7 years and renewable after expiry. तो ठीक है, तो ये याद रखना 7 years के बाद रिन्यूअल ये है, उसके बाद एक्सपायरी इन इंडिया इज गवर्नमेंट बाय द ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट 1958 which came into force on 25th November 1959. तो ये ट्रेडमार्क का एक पार्ट है. उसके बाद है जियोग्राफिकल इंडिकेशन. तो जो जिसे जीआई टैग बोला जाता है, जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि एन इंडिकेशन यूज्ड टू identify agriculture, natural or manufactured goods originated from a definite territory in India. जैसे कि यू कैन मतलब आपको जो पता ही है कि मैंगोज लाइक रत्नागिरी हापुस एंड देन काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि आपको तो मालूम ही है कि बनानास हो गए फ्रॉम जलगांव एंड लाइक बहुत सारी चीजें हैं पर्टिकुलरली काफी सारे स्टेट से. तो वहां पर जो उगने वाली चीज है तो उनको एक प्रॉपर वो एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, उसे प्रॉपर एक जीआई टैग दिया जाता है. और जो जीआई टैग है वो भी अप्लाई करना पड़ता है किसी को, वो 10 years के लिए वो जीआई टैग मिलता है. इट शुड हैव अ स्पेशल क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स और रेपुटेशन बेस्ड अपॉन द क्लाइमेटिक और प्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स यूनिक टू द जियोग्राफिकल लोकेशन. ठीक है. The registration of a geographical indication is for a 10 years. तो 10 साल के लिए GI टैग मिलता है and renewal is possible for further period of 10 years each. हर 10 साल के लिए बाद उसको रिन्यूअल की एक पॉसिबिलिटी मिलती है. तो ये है एक जीआई टैग. तो ठीक है, तो अभी हमने पूरे के पूरे जो एक्सप्लेनेशन जो जिसके अंदर हमने देखा, हमने पेटेंट देखा कि पेटेंट जो होता है कि पेटेंट के टाइप्स क्या है, पेटेंट के अंदर कैसे फाइल किया जाता है, कॉपीराइट क्या है, ट्रेड सिगरेट कैसे होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, और अभी आखिर में देखा कि जियोग्राफिकल इंडिकेशंस क्या होते हैं. तो ये आज हमने पूरा का पूरा ये इंफॉर्मेशन आज ली है जो कि आईपीआर के ऊपर थी. एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. आई एम योर होस्ट एंड दोस्त सागर चिकन. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज आईपीआर एंड हाउ टू अंडरस्टैंड इज आवर आइडिया इज पेटेंटेबल और नॉट. ठीक है, तो इसके ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है कि आपकी आइडिया जो है वो पेटेंटेबल है या नहीं है, उसके ऊपर कैसे काम किया जाता है, कैसा उसका एक सिंपल प्रोसेस है, फीस क्या होती है, फीस स्ट्रक्चर क्या होती है. तो इसके बारे में आज हमने चर्चा ही की है. एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. आई एम योर होस्ट and FSSA Guide, and please like, share, and subscribe this channel. Thank you so much. I'm Sagar Shirke signing off FSSA Guide. Thank you so much. Thank you. Thank you.